नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब में। हम प्राचीन भारत की जो श्रृंखला चला रहे थे उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ेंगे अपना वैदिक कल्चर, जिसको हम बोलते हैं वैदिक संस्कृति, वैदिक कालीन संस्कृति। इसमें सबसे पहला जो मेरा लेक्चर है वो है आज ओरिजिन ऑफ आर्यन। आर्य कहाँ से आए, क्या वो विदेशी थे या भारत में ही उनका उदय हुआ। और हम ऋग्वैदिक काल में जो जोग्राफिकल एरिया है जिसको हम भौगोलिक क्षेत्र बोलते हैं वो कहाँ कहाँ प्रसार क्षेत्र था आर्यों का, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी टाइप का क्लास है जिसके ऊपर हम आगे चल के काफ़ी विभाजित करेंगे अलग अलग भागों में। हम पहले पूर्व वैदिक काल पढ़ेंगे जिसको ऋग वैदिक काल बोला जाता है, फिर हम उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे जिसको लेटर वैदिक काल बोला जाता है। सैंधव सभ्यता जब हमने पढ़ी थी तो देखा सैंधव सभ्यता का जब विनाश होता है उसके बाद बहुत सारी अलग अलग संस्कृति पैदा होती हैं। जैसे हमने पढ़ा था ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ पढ़ी थी बहुत सारी। तो सैंधव सभ्यता के बाद जिस नवीन सभ्यता का एक विकास हुआ जिसको हम सभ्यता के रूप में पढ़ते हैं वो है हमारी आर्य सभ्यता, आर्य संस्कृति जिसको हम बोलते हैं। आर्यों का जो इतिहास है वो हमको वेदों से पता चलता है और बहुत सारे जितने जो ग्रंथ हैं हमको उनसे हमें आर्यों का इतिहास पता चलता है। जो सैंधव सभ्यता का जब विनाश हमने पढ़ा था उसमें एक कारण हमने देखा था कि आर्य इन्वेजन एक थ्योरी प्रोमलगेट की गई थी, मतलब आर्यों के आक्रमण वाली एक धारणा बनाई गई थी जिसको समय के साथ हमने देखा कि किस तरह से वो गलत साबित हो चुकी है और ये एक दिमागी उपज मानी गई है। कॉलोनियल जो हिस्टोरियंस थे उनकी, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, जो ब्रिटिश इतिहासकार थे, उनकी दिमागी उपज मानी गई है। तो ये जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है दैट हैज़ बीन प्रूव्ड एज एन इमेजिनेशन ओनली। मगर हमारे पास जो मुद्दा है वो आर्यों के बारे में वो ये है कि उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ। ये आज भी एक डिबेटेबल टॉपिक है, इसके ऊपर आज भी चर्चा होती है और अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग सिद्धांत दिया है। और इसमें इन सिद्धांतों को हम बांटें तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं मूल निवास को इनके। एक तो भारत में कुछ विद्वान बोलते हैं कि भारत इनका मूल निवास था और कुछ विद्वान बोलते हैं भारत से बाहर था। तो जो भारत से बाहर था उनमें भी लोग बटे हुए हैं आपस में, कुछ यूरोप बोलते हैं, कुछ मध्य एशिया बोलते हैं, कुछ बोलते हैं नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव था। और जब हम इंडिया में देखें, भारत में देखें तो यहाँ पे भी बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग मत हैं कि भारत में भी कौन सा क्षेत्र, कौन सा प्रदेश इनका मूल निवास स्थान रहा होगा। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के बारे में किन किन विद्वानों ने क्या क्या बोला है। तो भारत जो है उसके बारे में सम हिस्टोरियंस थिंक दैट आर्यंस माइग्रेटेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया ओनली। मतलब उनको कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जिनको ऐसा लगता है कि आर्य जो है वो भारत से ही विश्व के विभिन्न भागों में गए होंगे और भारत में अलग अलग भागों में विद्वानों ने इनका निवास स्थान माना है। जैसे एसी दास और श्री संपूर्णानंद मानते हैं सप्त सैंधव प्रदेश है। सप्त सैंधव प्रदेश वही है जहाँ पे सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ जहाँ पे बहती हैं। तो ये मानते हैं कि आर्य जो थे वो उसी प्रदेश में रहते थे। और ऋग्वैदिक इंडिया इन्होंने एक पुस्तक लिखी है एसी दास ने। तो ये जो माना है इन्होंने सप्त सैंधव प्रदेश माना है। तो इसमें दो नाम आते हैं, श्री संपूर्णानंद और एसी दास। एल.डी. कल्ला सबसे पहले इतिहासकार थे जिन्होंने बोला कि जो आर्य थे वो कश्मीर में रहते थे या हिमाचल की घाटियों में रहते थे। गंगानाथ झा जी जो हैं ये बोलते हैं ब्रह्मर्षि प्रदेश है। और वहीं पे डी.एस. त्रिवेदी बोलते हैं मुल्तान में देविका जो स्थान है वो इनका मूल प्रदेश रहा होगा। तो इस तरह से इतिहासकार बटे हुए हैं आपस में। भारत में भी अगर देखें तो ये कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। ये चारों नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एसी दास, श्री संपूर्णानंद, एल.डी. कल्ला, गंगानाथ झा और डी.एस. त्रिवेदी। इसके बाद एक सबसे प्रमुख जो नाम आता है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है रिटर्न्स ऑफ आर्यंस। इनका नाम है भगवान दास गिड़वानी। इन्होंने अपनी पुस्तक रिटर्न्स ऑफ आर्यंस में भी भारत को ही आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। और इन्होंने ऐसा माना है, लेकिन भारत को हम मूल निवास स्थान इसलिए नहीं मानते। इतिहासकार ने जो इन्होंने इतिहासकारों ने जो काटा है वो इसलिए काटा है, बोला है कि आर्य जो है भारत के निवासी होते तो सर्वप्रथम अपने देश का आर्यीकरण करते। लेकिन आज भी समस्त दक्षिण भारत और बहुत सा उत्तर भारत का क्षेत्र आज भी आर्य भाषी नहीं है। मतलब आर्य जो लैंग्वेज बोलते थे वो लैंग्वेजेस नहीं बोली जाती थी दक्षिण भारत में, बहुत समय तक नहीं बोली गई। और नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे ये लैंग्वेज नहीं बोली गई। तो लैंग्वेज के बेसिस पे ऐसा बोला गया है। इस तरह से भारत का एक बड़ा भाग जो था वो भाषा की दृष्टि से अनार्य था, भाषा की दृष्टि से अनार्य था। अब ये जो भाषा है बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है। जब हम देखेंगे आगे चल के किस तरह से विद्वानों ने अलग अलग देश बताए, विदेशी देश बताए, तो वो भाषा के आधार पर ही बताए हैं। ये आर्य जो थे ये भारतीय मूल के सिद्धांत के विरुद्ध सबसे प्रबल प्रमाण है, क्योंकि भाषा की इन्होंने बात की। सदर्न इंडिया में आप देखें, दक्षिण भारत में देखें तो आर्य भाषी नहीं मिलते। तो यदि आर्य यहीं के होते तो वो सबसे पहले इस देश को आर्यकरण इसका किया होता उन्होंने। अब जो विद्वान यूरोप बोलते हैं, यूरोप में भी अलग अलग जगह बताई गई हैं, अलग अलग देश बताए हैं। तो हंगरी जो प्रदेश है उसको पी जाइज
पी जाइल्स ने बोला है हंगरी इनका निवास स्थान रहा होगा, और इन्होंने भी भाषा विज्ञान को ही अपना आधार बनाया है। भाषा विज्ञान के आधार पर उन्होंने बताया कि आर्य जो थे मूलतः ऐसे स्थान पर रहते थे जहाँ पर्वत थी, नदियाँ थी और झीलें थी। इसके साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि वो गेहूँ और जौ की प्रमुख खेती किया करते थे, और जो वो जानवर पालते थे उसमें से अहम कौन कौन से थे? गाय, बैल, घोड़ा, भेड़ और अश्व। और इनके हिसाब से, पी जाइल्स के हिसाब से, सारी समानताएं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि जो हंगरी है, जो एक देश है हंगरी यूरोप में, वहाँ पे क्योंकि इस तरह की हमको क्षेत्र इस तरह का हमको मिलता है जहाँ पे नदियाँ, पर्वत, झील सब हैं, और इस तरह के जो पशु ये पाल रहे हैं वो पशु, वहाँ पे पशुपालन ऐसा होता था उस समय, तो इसलिए ये हंगरी मानते हैं। लेकिन ये सभी जो विशेषताएं ये हंगरी प्रदेश के साथ साथ और भी अन्य स्थानों में पाई जाती थी, इसलिए केवल हंगरी इसको नहीं माना जाता, विद्वानों ने इसको नहीं माना है। कुछ विद्वान हैं जर्मनी मानते हैं। जर्मनी में जैसे हर्ट और पेनका है। अब ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, अब याद रखिएगा थोड़ा। पी जाइल्स ने हंगरी माना है, हर्ट पेनका ने जर्मनी माना है। तो जर्मनी क्यों माना है इनके अनुसार? क्योंकि जर्मनी में एक जगह है स्कैंडोनेविया, स्कैंडोनेविया याद रखिए, स्कैंडोनेविया नाम की एक जगह है जर्मनी में। ये कभी भी विदेशी आधिपत्य में नहीं रही, लेकिन फिर भी यहाँ के जो निवासी हैं ये भारोपीय भाषा बोलते हैं। भारोपीय यानी कि इंडो यूरोपियन भाषा बोलते हैं, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। अब यहाँ पे भी लैंग्वेज को ही आधार बनाया गया है, तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ये जो बोलते हैं यहाँ के लोग। लेकिन अब क्योंकि ये बोलते हैं यहाँ के लोग कभी भी किसी भी देश के आधिपत्य में नहीं रहे, विदेशी आधिपत्य में नहीं रहे। अब यहाँ के लोग अगर बोल रहे हैं और उनके ऊपर किसी फॉरेन बॉडी का, किसी फॉरेन कंट्री का कोई भी ऐसा इनके ऊपर रूल नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये लोग खुद से बोल रहे हैं और ये यहीं के निवासी हैं। इसका मतलब इन्होंने भाषा के आधार पर बोला है। जो इंडो आर्यन, जो आर्यंस थे वो यहीं के निवासी थे, और भाषा के मूल पे ही आर्यों का एक तो भाषा बोला, दूसरा इन्होंने शारीरिक विशेषताएं बताई। शारीरिक विशेषताएं ऐसे बताई कि जर्मनी में अगर हम देखें तो आज भी बहुत सारे क्या, बल्कि जर्मनी में मैक्सिमम लोगों को आप जो बाल देखने को मिलेंगे वो भूरे देखने को मिलेंगे, और आर्यों के बाल जो है वो भूरे थे। इसके आधार पे इन्होंने कुछ ऐसी शारीरिक विशेषताएं की समानताएं बताई हैं जिसकी वजह से इन्होंने बोला कि जर्मनी उनका मूल निवास स्थान रहा होगा। लेकिन भाषाई आधार पर, एक तो केवल भाषाई आधार पर हम नहीं उसको मान सकते, क्योंकि अब मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कैसे लैंग्वेजेस का जो वर्ड्स जो इन्होंने देखे हैं उसमें किस तरह समानताएं मानी हैं। हालांकि ऐसी समानताएं हमको ब्रिटेन में भी मिलती हैं, जर्मनी में भी मिल रही हैं, और इटली और फ्रांस में भी मिलेंगी, क्योंकि सारी की सारी जो भाषा हैं इसको इंडो यूरोपियन एक लैंग्वेज का ग्रुप माना गया, जिसमें लैटिन है, ग्रीक है, फ्रेंच है, इस तरह से संस्कृत है। तो इस तरह से जो वर्ड्स के आधार पर इन्होंने बोला है। और अगर हम इसके फिजिकल अपीयरेंस पे देखें, शारीरिक विशेषताओं पे देखें, तो जर्मनी में जैसे इन्होंने बताया कि लोग जो थे उनके बालों का रंग भूरा था और आर्यों के बालों का रंग भूरा था, तो इस तरह से पतंजलि थे, इन्होंने ऐसा बोला कि भारतीय ब्राह्मणों को भी इन्होंने भूरे बाल वाला बताया है। तो अगर ऐसा है तो केवल शारीरिक विशेषताएं हम इस तरह से समानता नहीं पाते। और पतंजलि के जो वाक्य है कि भारतीय ब्राह्मण भी भूरे बाल के थे, तो ये आर्यों से विभिन्न हो जाते हैं। दक्षिणी रूस बोला है गॉर्डन चाइल्ड, नेहरिंग और मायर्स ने। इन्होंने माना है दक्षिण रूस, सदर्न रशिया माना है। यहाँ की खुदाई से इनको उसी तरह की संस्कृति के अवशेष मिले जो आर्यों के समय में थे। मतलब जो कल्चरल रिमेन्स मिले इनको यहाँ के एक्सकवेशंस में, वो इनको लगभग वैसे सिमिलर है जैसे आर्यंस के कल्चरल एक्सकवेशंस में जो रिमेन्स मिले हैं उनसे। और भारोपीय तथा मध्य रूस की भाषाओं में समानताएं भी दिखाई देती हैं, लिंग्विस्टिक सिमिलरिटीज भी हैं। और यहाँ की खुदाई से अश्व के अवशेष मिले जो आर्यों का प्रिय पशु था। तो इसके आधार पर इन्होंने रशिया माना है। एशिया मानने वाले में सबसे पहले मैक्स मिलर थे, इन्होंने मध्य एशिया यानी कि मिडिल एशिया माना है। रोड्स ने बैक्टीरिया को माना है। और एडवर्ड मेयर जो है इन्होंने बोला है कि पामीर के जो पठार थे वहीं से इंडो ईरानी जाति जो है वो ईस्ट की तरफ बढ़ी है पंजाब में, और वेस्ट की तरफ बढ़ी है मेसोपोटामिया में। यानी कि जो पामीर नॉट है यहाँ से दोनों तरफ इनका डाइवर्जन हुआ है। ब्रैंडस्टीन है, इनके अनुसार आर्य मूलतः एक पर्वत के नीचे घास के मैदान में रहते थे, जिसे उन्होंने यूराल पर्वत के दक्षिण में स्थित मैदान माना है। तो अब इन्होंने माना यूराल पर्वत, यानी कि जितने भी हैं ये आपको मिडिल एशिया यानी कि अमूद आर्या और सिद्ध आर्या और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वहीं पे इन लोगों ने माना है। अब ये नॉर्थ पोल वाली जो थ्योरी है, उत्तरी ध्रुव वाली, ये सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने दी थी। और इनका एक बहुत ही अच्छा अनुमान है। इन्होंने बोला कि इन्होंने एक तर्क दिया कि क्योंकि जो ऋग्वेद है उसमें एक ऐसा सूक्त है जिसमें दीर्घकालीन उषा की स्तुति देखने को मिलती है, और ये जो दीर्घकालीन उषा है इसको हम केवल उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल में हमको दिखाई देती है। तो इसकी वजह से इन्होंने बोला है कि इनको जो आर्य थे इनको ध्रुवकालीन उषा का ज्ञान इसीलिए था क्योंकि ये नॉर्थ पोल से आए थे। महाभारत में भी एक पर्वत है जिसका नाम है सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत का उल्लेख मिलता है जहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात थी। तो इसकी वजह से इन्होंने ये संकेत दिया है कि क्योंकि ये जो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, 6 मंथ डेज एंड 6 मंथ नाइट का जो कॉन्सेप्ट है ये नॉर्थ पोल का है, उत्तरी ध्रुव का है। तो ये इसलिए इशारा करता है कि शायद आर्य जो है उनको इसलिए ज्ञान था क्योंकि वो उत्तरी ध्रुव से ही आए थे। किंतु केवल साहित्य के आधार पर इसको मान्यता नहीं दी जा सकती, ऐसा विद्वानों ने इसलिए काटा है। इसको बोला है कि ये जो सप्त सैंधव प्रदेश है इसको देवता निर्मित बोला है आर्यों ने। सप्त सैंधव प्रदेश, इसको जो भारत का जो उत्तरी भाग है इसको देवताओं द्वारा निर्मित बोला है आर्यों ने। और उन्होंने अपने किसी भी साहित्य में उत्तरी ध्रुव, जिसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसका कहीं भी स्पष्ट उल्लेख इन्होंने नहीं किया है।
तो अगर वो वहाँ के होते, अगर वो नॉर्थ पोल के होते, उत्तरी ध्रुव के होते, तो अपने साहित्य में कहीं ना कहीं उत्तरी ध्रुव के बारे में स्पष्ट उल्लेख करते, और सैंधव प्रदेश को देवताओं द्वारा निर्मित अगर उन्होंने बताया है तो उत्तरी ध्रुव की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रशंसा वो करते। तो इसकी वजह से विद्वानों ने बोला है कि उत्तरी ध्रुव के भी नहीं हो सकते। अब इस तरह से हम अगर समीक्षा करें तो देखते हैं कि जो आर्य थे उनको माना गया है कि वो भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए थे, जो कि समय के साथ बिल्कुल ही झूठी साबित हो चुकी है। हालांकि आक्रमणकारियों नहीं आए थे, क्योंकि उनके किसी भी ऐसे ग्रंथ में या किसी भी साहित्य में उनके ऐसा नहीं वर्णन मिलता कि वो आक्रमणकारी के रूप में आए होंगे। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि वो भारत के किसी बाहर के, या हो सकता है मिडिल ईस्ट की जो थ्योरी है वो भी सही हो सकती है। जो अभी सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है वो रशिया की है, रशियन जो मैदान है वहाँ की थ्योरी मानी गई सबसे ज़्यादा, लेकिन अभी भी इसके ऊपर डिबेट चल रही है। तो अगर हम वैदिक कालीन संस्कृति को पढ़ें तो हम इसको दो भागों में पढ़ेंगे। अर्ली वैदिक पीरियड जिसको हम बोलते हैं ऋग वैदिक या पूर्व वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड जिसको हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। तो ये जो अर्ली वैदिक पीरियड है, हालांकि इसके समय के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिबेट है, लेकिन फिर भी इसका काल खंड जो माना गया है वो 1500 से 1000 BC माना गया है, और लेटर वैदिक पीरियड का 1000 BC से 600 BC माना गया है। तो हम जो पढ़ेंगे आज, इसमें हम केवल जो ऋग्वैदिक काल है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, और ऋग्वैदिक काल की जो ज्योग्राफिकल एरिया है, जो उसका भौगोलिक क्षेत्र है, कहाँ तक उसका प्रसार था, वो देखेंगे। इसके बाद जब हम अगला लेक्चर करेंगे तो उसमें हम ऋग्वैदिक काल के ऊपर जितनी उसकी राजनीतिक संगठन है, उनका धार्मिक जीवन कैसा था, उनका आर्थिक जीवन कैसा था, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि हमारे यूपीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज मैं कुछ नदियों की बात करूँगा ऋग्वैदिक काल में, और ये प्रश्न बहुत बार नेट में पूछे जाते हैं। ऋग्वैदिक काल के बारे में अगर हमको नॉलेज चाहिए तो हम केवल ऋग्वेद के ऊपर ही निर्भर हैं, और ऋग्वेद की जो तिथि है इसको भी लेकर बहुत ज़्यादा विवाद है, इसके ऊपर भी मतभेद है। इसकी जो रचना काल संबंधी अनिश्चितता है, यही इतिहास के स्रोत में इसको उपयोग करने के लिए एक बड़ी बाधा पैदा करती है, और इसी वजह से हम इसको बहुत ज़्यादा प्रमाणित नहीं मानते। लेकिन जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं उनको उस क्षेत्र के इतिहास के स्रोत के रूप में जरूर प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अगर हम देखें, क्योंकि वो जो वैदिक ग्रंथ है वो उसी क्षेत्र में संकलित किए गए। जैसे ऋग्वेद की जो रचना है ये पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब और सब सिंधु भूमि में हुई है, और जो उत्तरी वैदिक ग्रंथ है इनकी रचना होती है गंगा घाटी में। क्योंकि अब ये जो आर्य थे, जो हम देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट, मतलब जो हमारा उत्तरी पश्चिम जो क्षेत्र है अफगानिस्तान, ये दर्शाता है कि जो पहले के आर्य थे, यानी जो ऋग्वैदिक आर्य थे, वो उत्तर पश्चिम क्षेत्र यानी अफगानिस्तान की तरफ ज़्यादा रहते थे, सब सैंधव प्रदेश तक रहते थे। और क्योंकि उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों की रचना गंगा घाटी में हुई है, इससे पता चलता है कि अब उनका मूवमेंट, अब उनका जो वो अपना, क्योंकि चलायमान थे और चल के या वहाँ पे अपना जो जीवन है धीरे धीरे स्थानांतरित करके गंगा घाटी तक पहुँच गए होंगे। तो भौगोलिक पृष्ठभूमि अगर हम देखें, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का जो प्रसार क्षेत्र है ये संभवतः अफगानिस्तान से गंगा घाटी तक था पूरा का पूरा। हालांकि गंगा घाटी में ऋग्वैदिक काल में इतना ज़्यादा उनको परिचय नहीं था, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। ऋग्वेद में अनेक नदियों और पर्वतों का वर्णन मिलता है, और हमको यहीं से उनके भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पता चलता है। अब इसमें जो ऋग्वेद है इसमें हमको एक तो हिमालय का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। हिमालय की एक चोटी है जिसको मूजवंत बोला गया है, मूजवंत। ये मूजवंत जो है ये सोम रस के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसके ऊपर एक पूरा का पूरा ऋग्वेद में मंडल है अलग से। पश्चिम की तरफ अगर हम देखें तो कुछ नदियां हैं जिसका पहले नाम, ये जो बाहर लिखा है मैंने पहले नाम लिखा है ब्रैकेट के अंदर, उसका आधुनिक नाम लिखा हुआ है, कई बार मैच द फॉलोइंग में आता है। कुबा नदी इसको पहले बोलते थे, अभी काबुल बोलते हैं। क्रुमू है, कुर्रुम नदी है, ये सारी अफगानिस्तान में। तो इससे ही पता चलता है कि जो अफगानिस्तान है वो उस समय भारत का ही अंग था, पहली चीज़। दूसरा, इसके साथ ही साथ जो सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा हमको वर्णन मिलता है। जैसे जो आज के समय में जो झेलम नदी है उसको वितास्ता बोला गया है, व्यास नदी को विपासा बोला गया है, रावी नदी को पुष्णी बोला गया है, और सतलज नदी को बोला गया है शतुद्री, चेनाब को बोला गया है अस्किनी। तो ये मैच द फॉलोइंग में भी आते हैं कई बार, और कई बार बोला जाता है कि आपसे पेयर दे देंगे पुराने नाम और आधुनिक नाम में। तो इतना याद रखिए, झेलम नदी का पुराना नाम वितस्ता था, व्यास का तो ईजी है विपासा, विपासा से व्यास याद रहेगा आपको। रावी जो है पुरुषणी थोड़ा सा याद रखना है, सतलज शतुद्री ये भी इजीली याद हो जाएगा। तो अगर आप इसमें चेनाब अस्किनी याद रख लें, झेलम वितस्ता याद रख लें, और रावी का पुरुषणी याद रख लें, तो बाकी आपको ये जो दो तीन है वो सारे इजीली रिमेंबर हो जाएंगे। और इनके क्षेत्र का भी उल्लेख हमको मिलता है, इससे पता चलता है कि ये अफगानिस्तान से लेकर पंजाब तक तो ये इनका प्रसार था। और अगर हम और आगे थोड़ा सा पढ़ें ऋग्वेद में और वैदिक संहिताओं में देखें तो वैदिक संहिताओं में कुल हमको 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में एक मंडल है, हालांकि ऋग्वेद का मैंने आपको बताया नहीं, जब हम साहित्य पढ़ेंगे तो बताएंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा जान लीजिए। ऋग्वेद में 1 से लेकर 10 तक के मंडल हैं, जिसमें से 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल हैं वो पुराने हैं, और 1 और 10 मंडल इसमें बाद में जोड़ेंगे। तो जो दशम मंडल है उसमें हमको 19 नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें सरस्वती, गंगा और यमुना के भी नाम है, जिससे ये पता चलता है कि अब इनका जो मूवमेंट है ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ होने लग गया है। और क्योंकि ये धीरे धीरे हमको सिंधु के साथ साथ सरस्वती, गंगा और यमुना के भी नाम मिलना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी माना गया है वो माना गया है सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी के लिए एक अलग से उन्होंने एक मंडल है जिसको सरस्वती सूक्त बोलते हैं, छठा मंडल है, उसमें इसको नदीतमा बोला है, अम्बितमय बोला है, देवीतमय बोला है, और सौभाग्य दायिनी भी हुआ है। लेकिन इतना ज़्यादा इसको पवित्र मानते तो है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उल्लेख हुआ है वो हुआ है सिंधु नदी का। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य है, ये याद रखिए, उल्लेख सबसे ज़्यादा हुआ है सिंधु नदी का, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा पवित्र माना है सरस्वती नदी को। और ब्राह्मण ग्रंथों में एक जगह बताई है विनशन, इस जगह पे सरस्वती नदी के विलुप्त होने का उल्लेख मिलता है, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, यहाँ से प्रश्न बनेगा। विनशन, गंगा का उल्लेख केवल 1 बार हुआ है, यमुना का केवल 3 बार हुआ है। तो इससे पता चलता है कि उस समय जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो गंगा यमुना जो क्षेत्र है, जो गंगा यमुना का जो द्वाब है, उससे इतना ज़्यादा वो परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक आर्य जो थे दे वर नॉट मच कनेक्टेड विद गंगा यमुना एरिया। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस प्रकार जो वैदिक भूगोल है इसके अंतर्गत अगर हम ऋग्वेद के समय में देखें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है और राजस्थान का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ये सारे के सारे सम्मिलित थे।
तो अगर हमने जब हड़प्पाकालीन सभ्यता को पढ़ाई थी, उसका जो क्षेत्र था, विकास क्षेत्र जो उसका प्रसार हो रहा था जहाँ वो क्षेत्र अगर हम देखें तो ये जो हमारे आर्यन सभ्यता में जो हम ऋग्वेदिक क्षेत्र देख रहे हैं ये लगभग सेम है, लगभग सिमिलर है। तो इनमें काफ़ी समानताएं हैं और यही भौगोलिक क्षेत्र जो है हड़प्पा सभ्यता का भी था, जिसके ऊपर अब हम आगे चल के ऋग्वेदिक काल में जो उनकी राजनीति संगठन है और जो उनका आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तो मिलता हूँ आपसे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।